नमस्कार साथियों, मैं पुष्पराज सिंह इन व्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हमारे इन व्यू चैनल के टॉक ऑफ द टाउन सीरीज में आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं जबलपुर से सांसद श्री राकेश सिंह जी को, जो वर्तमान में जबलपुर विधानसभा की पश्चिम क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और वर्तमान चुनाव को लेकर इनकी क्या रणनीति है और किस तरह से इनकी तैयारी चल रही है, इसके बारे में कुछ बातें हम इनसे करेंगे। तो सबसे पहले सर, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा कि इतने बिजी शेड्यूल में आपने समय दिया। सबसे पहले तो सर मैं यही जानना चाहूंगा कि लगभग 20 साल से आप सांसद हैं, तो हमारी जनता जानना चाहेगी कि ऐसे कौन कौन से कार्य आपके द्वारा किए गए और आगे आपका विजन क्या है। देखिए, 2004 में जब मैं पहली बार सांसद बना, तब जबलपुर को एक बड़ा गांव कहते थे। मैंने पढ़ा था उस समय कि एशिया का सबसे बड़ा गांव जबलपुर। गांव कहना बुरी बात नहीं, हम सब कहीं ना कहीं गांव से संपर्क रखते हैं और वो हमारे लिए गर्व भी होता है, लेकिन व्यंग में कोई गांव कहे तो फिर वो चुभता है। और उस समय फिर हमने जबलपुर के विकास का एक एजेंडा सेट किया। सच कहें तो उस समय तक जबलपुर के विकास का एजेंडा भी सेट नहीं था। बहुत आती थी बात, तो जबलपुर में डिफेंस की फैक्ट्रीज की एंसिलरी यूनिट्स हम लगाएंगे, ये चर्चाएं आती थी। तो उस समय मैंने कहा था कि मैं जबलपुर को ऐसी एंसिलरीज का शहर नहीं बनने देना चाहता जिनके खुद के पास अभी पर्याप्त काम ना हो। फिर हमने जबलपुर के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया था जी। और उसके आधार पर ये यात्रा हमारी चली है। आज मैं लोगों से पूछता हूं कि 20 साल पहले लोग जबलपुर को बड़ा गांव कहते थे, आप सहमत हैं? सब कहते हैं कि हम सहमत हैं। मैं अब पूछता हूं कि आज जबलपुर बड़ा गांव क्यों नहीं है? और कोई कहता है कि ये बड़ा गांव है तो सब कहते हैं कि नहीं है। अब जबलपुर बड़ा गांव क्यों नहीं है? कुछ तो बड़े काम यहाँ हो गए होंगे, इस पे भी सहमति मिलती है। तो बताइए कौन से ऐसे काम है जिनके कारण जबलपुर आज बड़ा गांव नहीं है? आमतौर पर शुरुआत होती है एयरपोर्ट से, फिर फ्लाईओवर, फिर रिंग रोड जो अभी बन रही है, फिर उसके बाद आईटी पार्क, फिर संग्राम सागर, फिर उसके बाद डुमना नेचर पार्क, फिर 200 करोड़ रुपए की लागत का टेक्नोलॉजी सेंटर, देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो इंटरनेशनल नेटवर्किंग में होगा, साइंस सेंटर। ऐसे तमाम कामों की सूची आती है जो लोगों की तरफ से ही आती है और ऐसे बहुत सारे काम हैं। फिर मैं उनसे कहता हूं कि अच्छा बताइए इन सारे कामों को, हाँ इसमें रेलवेज में जो काम हुए हैं वो भी बहुत बड़े काम हुए हैं। उनमें जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना, इटारसी जबलपुर कटनी तक का इलेक्ट्रिफिकेशन, फिर मदन महल स्टेशन पर 125 करोड़ की लागत का नया टर्मिनल स्टेशन, फिर जबलपुर का मेन रेलवे स्टेशन जो अब बहुत सुंदर अभी है, लेकिन अब नई बिल्डिंग उसकी तैयार होगी लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से, जिसमें भेड़ाघाट का लुक होगा, मार्बल रॉक्स वहां पर दिखाई देंगी, जिससे जबलपुर वासियों को गौरव की अनुभूति होगी। फिर जबलपुर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में शामिल होने वाला रोपवे जो एयर स्टेशन के पास से शुरू होकर सदर, गोरखपुर, छोटी लाइन फाटक, फिर ग्वारी घाट तक और ग्वारी घाट के उस पार। दूसरा हिस्सा सिविक सेंटर से शुरू होकर बड़ा फुवारा, बलदेव बाग और आधारताल। और देश में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में शामिल होने वाला जबलपुर दूसरा शहर होगा। पहला शहर है वाराणसी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, दूसरा शहर होगा जबलपुर जो हम सबका संसदीय क्षेत्र है। क्योंकि कभी भी सांसद का कोई अपना इकोसिस्टम इतने बड़े संसदीय क्षेत्र में तैयार हो पाना बहुत कठिन काम होता है। तो बहुत बार जो अखबार में आज छपता है, जो टीवी में आज दिखता है, 6 महीने बाद, साल भर बाद वो स्मृति में रहेगा, ये आवश्यक नहीं है। तो स्मृति से लोगों की निकल जाता है, तो पता ही नहीं चलता कि कितने बड़े काम हो गए। लेकिन जब लोगों से इस तरह से आप पूछो तो वो काम बताते हैं। और ये जितने काम हैं, ये सारे के सारे काम सांसद के रूप में जनता के आशीर्वाद से, केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार और मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी की सरकार के सहयोग से मैंने शुरुआत करके और इनको इस रूप में लाकर खड़ा किया है। तो आज मुझे खुशी है
कि जबलपुर अब महानगर की श्रेणी में है और बहुत जल्दी इन कामों के पूरे होने के बाद और खास तौर से रिंग रोड के बनने के बाद जबलपुर पूरे तौर पर बदला हुआ होगा। सर, जैसे कि आपने बताया कि जो भी कार्य किए गए ये पूरे संसदीय क्षेत्र में हुए और अभी आप पश्चिम विधानसभा से लड़ने जा रहे हैं और वहां पे विगत 2 टर्म से कांग्रेस का शासन, वहां पे कांग्रेस के उम्मीदवार वहां से, तो लोकसभा क्षेत्रों के कार्यों को लेकर विधानसभा में जाना क्या उतना कन्विंसिंग होगा वहां की जनता को कन्विंस करना, और कितना चुनौतीपूर्ण चुनाव है ये आपके लिए? लोगों को ये सभी मुझे लगता है जानते हैं कि लोकसभा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र अलग अलग नहीं हो सकते। 8 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर जबलपुर संसदीय क्षेत्र बना है, उसमें पश्चिम विधानसभा क्षेत्र भी है। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के सारे बड़े कार्य, उनमें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है 1150 करोड़ रुपए का, 7.5 किलोमीटर लंबा, जिसका एक हिस्सा तैयार भी हुआ है। फिर आईटी पार्क है जो 400 करोड़ रुपए की लागत का है, जिसका 3rd फेज पूरा होने के बाद लगभग 10,000 लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है। मेडिकल कॉलेज का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस तरह के अनेकों कार्य हैं जो बहुत बड़े कार्य हैं, जिनके कारण आज, न केवल आज बल्कि आने वाला कल भी संवरने वाला है, और इसी को शाश्वत विकास कहते हैं। और मैंने हमेशा से शाश्वत विकास पर ही जोर दिया है। तो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भी विकास की दृष्टि से जो बड़े काम है वो ये है। लोगों का आशीर्वाद इसलिए मिल रहा है क्योंकि पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में विकास को लेकर कोई ठोस योजना नहीं थी, लेकिन अब हम योजना के साथ मैदान में उतर रहे हैं। मैं मीडिया के सामने अपना विजन डॉक्यूमेंट रख रहा हूं जो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र पर केंद्रित है कि आने वाले वर्षों में पश्चिम विधानसभा कैसी होगी। तो वो अब मैं जनता के सामने रखकर उसके आधार पर मैं जनता से आशीर्वाद मांग रहा हूं। जहां तक चुनौती का सवाल है, हर चुनाव अपने आप में एक चुनौती है, उसको गंभीरता से ही लेना चाहिए। चुनाव हवा में नहीं लड़े जाते। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों में कुछ चीजें अलग अलग है, लेकिन एक बात कॉमन है, वो है जनता का आशीर्वाद। जिसको जनता का आशीर्वाद मिले वही जीतता है। जनता का आशीर्वाद आपके किए गए कार्यों के आधार पर और आपकी कार्य योजना पर और जनता के साथ आपके एकात्मकता कितनी है, आपका समन्वय कितना है, जनता का भरोसा आप पर कितना है, इस पर मिलता है। तो मुझे खुशी है कि मुझे सभी चीजें प्राप्त हो रही हैं। पहले लोकसभा क्षेत्र बड़ा था तो स्वाभाविक है जिम्मेदारी बड़ी थी। लोकसभा भी साल में लगभग 4 महीने चलती है, सारी गतिविधियों को मिला लें तो, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। विधानसभा साल भर में आज जिस तरह से चलती हैं, मुश्किल से 10 या 12 दिन विधानसभा चलती है। तो लोकसभा और विधानसभा में बहुत फर्क है। विधानसभा में आपके पास बहुत समय होता है काम करने के लिए, जनता के बीच में रहने के लिए। तो स्वाभाविक है कि अब वो मेरे पास में रहने वाला है। तो उस दृष्टि से जब मैं विचार करता हूं तो जनता का भरपूर आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं एक और बात मानता हूं, देश में लोकतंत्र है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र के मायने क्या होना चाहिए कि लोग आपकी मिसाल दें, और दुनिया आज भारत की मिसाल देती है। लेकिन कुछ लोगों को शायद ये भ्रम है कि सामान बांटने से, पन्नी बांटने से, तिरपाल बांटने से, साड़ी बांट देने से, कुछ और सामान बांट देने से चुनाव जीते जा सकते हैं या वोट खरीदे जा सकते हैं। ये भ्रम है। अगर ऐसा होता तो एक चाय बेचने वाले देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं बनते। रतन टाटा मुंबई से कभी चुनाव नहीं हारते। नंदन नीलकेणी बेंगलोर से कभी चुनाव नहीं हारते। तो इसलिए यह भ्रम है लोगों को। जनता सामान के आधार पर और या चुनाव के समय पर बंटने वाली शराब के आधार पर वोट नहीं देती। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये लोकतंत्र के माथे पर एक दाग है, और ऐसे दाग से हम सबको मुक्ति पाना ही चाहिए, और जनता इस बात को समझ रही है। पश्चिम क्षेत्र की सर जैसे कि आपने बात करी, तो अभी क्या क्या कमियां आपको दिखती हैं पश्चिम क्षेत्र में जिसके ऊपर आप काम करना? मैंने कहा कि अव्यवस्थित विकास की कोई कार्य योजना रही ही नहीं है। क्योंकि
किसी को कभी ऐसा शायद लगा ही नहीं कि विकास भी वहां पर, कांग्रेस को नहीं लगा कि विकास भी कोई एजेंडा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे पर ही चुनाव लड़ती है और उसी एजेंडे को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जी सर, हमेशा से बीजेपी जो है ये सीएम कैंडिडेट को लेकर चुनाव लड़ती आ रही है अभी तक। इस बार हम देख रहे हैं कि काफी सस्पेंस बना हुआ है कि किसी भी तरह का सीएम कैंडिडेट नहीं, तो इसको लेकर ये सस्पेंस क्यों रखा गया इस ऐसा चुनाव? जरूरी नहीं है कि बीजेपी हमेशा सीएम कैंडिडेट घोषित करके ही चुनाव लड़े, ऐसा आवश्यक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो पूरी गंभीरता के साथ, एकजुटता के साथ, एक मत होकर चुनाव लड़ती है और यही जनता चाहती है। तो मध्य प्रदेश में भारतीय एकजुट है, एक मत है और जनता का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ रही है। सीएम का कैंडिडेट कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी विजय हासिल हो जाएगी तो कैंडिडेट भी घोषित हो जाएगा। जी सर, अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि काफी लोक लुभावनी योजनाएं जो है बीजेपी के द्वारा विजन डॉक्यूमेंट में भी आप जो बोलते आ रहे हैं ये हमने देखी, लेकिन देख रहे हैं कि सर लगातार 20 साल से शासन है और मध्य प्रदेश पे कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले समय पे यदि आपकी सरकार बनती है तो उस चीज को कैसे मैनेज करेंगे? कर्ज अगर शराब बांटने के लिए, कर्ज अगर मुफ्त की चीजें बांटने के लिए लिया जाए तो नुकसानदायक है। कर्ज अगर विकास के लिए लिया जाए, जनता के हित के लिए लिया जाए, मातृशक्ति को मजबूत बनाने के लिए किया जाए तो वो कर्ज लाभदायक है। और आज आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।